स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रदेश की सबसे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने प्रदेश के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को बड़ा तोहफा दिया। योगी सरकार यूपी में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करने जा रही है। इसके लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग के यूराइज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यूराइज पोर्टल सॉफ्टवेयर में छात्रों का सारा डेटाबेस होगा, जिसके जरिए उन्हें रोजगार के कई अवसर मिलेंगे। यूराइज सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक छात्र के प्रवेश से लेकर रोजगार पाने तक का पूरा ब्यौरा होगा। यूराइज यूनिफाइड सॉफ्टवेयर में छात्र अपनी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा। पहले चरण में इसमें 20 लाख छात्र जुड़ेंगे। इस सॉफ्टवेयर पर छात्रों का ब्यौरा तो होगा ही साथ ई कंटेंट और ई लाइब्रेरी भी उपलब्ध होगी। कोई भी छात्र, शिक्षक या संस्थान अध्ययन के लिए कहीं भी इसका प्रयोग कर सकेगा। मेधावी छात्र और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इससे बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह भारत जैसे देश में आजादी के बाद शिक्षा क्षेत्र के सुधार का एक बहुत बड़ा अभियान है। यह हमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि अधिकाधिक छात्र छात्राओं को व्यावहारिक और तकनीकी ज्ञान के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम और ये बनने जा रहा है। यूराइज सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंपनियां अपने यहां आसानी से नियुक्तियां कर सकेंगी। इसका मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग कोर्स, सीट और सुविधाएं क्या क्या हैं, इसकी जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। यही नहीं, कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी भी इसमें दी जाएगी। छात्रों को रोजगार दिलाने में आसानी होगी। कंपनियों को इसी पोर्टल के माध्यम से डाटा मिलेगा। यूराइज पोर्टल प्राविधिक, व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के साथ ही उनके जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा सरकार के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के कायाकल्प के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए देगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी संस्थानों को 200 करोड़ रुपए पहले भी योगी सरकार दे चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन कार्यक्रम 2017 में शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अब अगर कोई महिलाओं, बच्चियों से छेड़खानी, दुर्व्यवहार या यौन अपराध करता है तो उसके पोस्टर शहरों में चौक चौराहों पर लगाए जाएंगे। ये काम उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले अपराधियों के पोस्टर शहर भर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगाए गए थे। महिलाओं और बच्चियों से अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों को यूपी सरकार अब सरेआम बेइज्जत करेगी। सूत्रों के अनुसार जिन्हें अदालत ने दोषी करार दिया है, उनकी तस्वीर चौक चौराहों पर लगाई जाएगी। कोरोना के महासंकट से निपटने के लिए देश में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच योगी सरकार ने भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति प्रदान कर दी है। ये ट्रायल राजधानी लखनऊ और गोरखपुर में किया जाएगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ये ट्रायल पूरा होगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने अनुमति पत्र जारी किया। यूपी में कोरोना वायरस की वैक्सीन का मानव परीक्षण लखनऊ और गोरखपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल इन 2 शहरों में करने की मंजूरी दे दी है। लखनऊ के SGPGI और गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक को वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल होगा। सूत्रों के अनुसार भारत बायोटेक इस महीने के अंत या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते से तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर सकती है। भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर पहला स्वदेशी टीका को वैक्सीन तैयार किया है। इसके 2 चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है, जबकि तीसरे चरण के लिए लखनऊ और गोरखपुर को चुना गया है। SGPGI और BRD मेडिकल कॉलेज के साथ साथ और लोगों पर भी इसका प्रशिक्षण किया जाएगा। ट्रायल के लिए जरूरी सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के लिए
2 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक जेपी सेंटर को बेचने के लिए एलडीए ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसकी वर्तमान कीमत 1643 करोड़ रुपए आंकी गई है। अखिलेश यादव के शासनकाल में जेपी सेंटर का निर्माण शुरू हुआ था। सूत्रों के अनुसार इसके निर्माण पर राज्य सरकार की ओर से 881.36 करोड़ खर्च हो चुके हैं। अभी काम पूरा करने के लिए करीब 130 करोड़ रुपए की जरूरत है। योगी सरकार ने पूर्व निर्धारित बजट में ही इस सेंटर के बचे काम को पूरा करने के लिए कहा था, लेकिन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसमें असमर्थता जताई थी। इसके बाद एलडीए ने सरकार को इसे बेचने का प्रस्ताव भेजा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को बेचने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसकी कीमत 1642 करोड़ 38 लाख रुपए तय की गई है, लेकिन अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश सरकार के मंत्री रहे और वर्तमान में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मिश्र ने कहा है कि वर्तमान सरकार पिछली सरकारों के द्वारा बनाई गई इमारतों को बेचने की कोशिश कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। जो कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, वो बेचने पे आए तो उन्होंने हमारी जितने गैस के एसेट्स थे वो बेच दिए, ऑयल के जो एसेट्स थे वो बेच दिए, रेलवे पे अडानी रेलवे का ठप्पा लग गया, एयर इंडिया बेचने पे लगे हुए बेच नहीं पा रहे हैं, एलआईसी बेचने चल पड़े हैं। कोई भी कंपनी हिंदुस्तान की ऐसी नहीं बची जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट था देश का, चाहे स्पेस सेक्टर हो, चाहे कोई सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, रिफाइनिंग सेक्टर हो, कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा जिसमें उन्होंने बेचने का काम न किया हो। सपा नेता ने यहां तक कहा कि 2022 के चुनाव में सपा सरकार बनने पर जेपी सेंटर को खरीदने वालों की जांच कराई जाएगी। अखिलेश यादव की सरकार में जेपी सेंटर बनाने में 881 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च आया था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य अधूरा है। जब लखनऊ विकास प्राधिकरण को काम पूरा करने के लिए कहा गया तो एलडीए ने बजट न होने की बात कही। इसके बाद जेपी सेंटर को बेचने की कीमत 1662 करोड़ रुपए लगाते हुए एलडीए ने आवास विकास को प्रस्ताव भेज दिया। सूत्रानुसार प्राधिकरण का कहना है कि बचे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने में 130 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च होगा और इसके लिए अब उसके पास बजट नहीं है। सरकार ने पूर्व निर्धारित बजट के अनुसार ही काम पूरा करने के लिए कहा था, जिस पर एलडीए ने असहमति जाहिर की थी। लखनऊ से विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां विजयनगर थाने में लाए गए पत्नी से मारपीट के आरोपी ने अपनी शर्ट का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस कस्टडी में हुई इस मौत के बाद हड़कंप मच गया। गाजियाबाद के शमशेर नाम के आरोपी को पत्नी से शराब पीकर मारपीट के मामले में पुलिस विजयनगर थाने लेकर आई थी। शराब के नशे में ही आरोपी ने आत्महत्या का प्रयास किया। आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उसके पति द्वारा उनके ऊपर और उनके बच्चे के साथ मारपीट करी जा रही है और पति ने शराब पी रखी है। प्राप्त सूचना पर पीआरवी मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को लेकर के थाने लाया गया। उसका नाम शमशेर है। थाना लाने के बाद उसको थाने पर पीआरवी द्वारा छोड़ा गया और थोड़ी देर बाद पाया गया कि उसने थाने पे सुसाइड अटेम्प्ट किया है। सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद जैसे ही थाने के लोगों को पता चला, उसको प्राथमिक उपचार दिलाने के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की विधिक कार्रवाई करी जा रही है और आगे की इसमें जो जांच है वो प्रचलित है। यहाँ से खूब ठीक ठाक खूब बढ़िया गए, ना गिरते पड़ते गए और न लुढ़कते गए। अब नू ना पता कि वहाँ जाकर उन्होंने पुलिस वालों ने क्या करा है क्या ना करा, उनके संग अब हालत खराब है। उनकी हालत खराब, आ जाओ। यहाँ से हमारी बहन भांजा गया है, बाद में भैया गया है, उन्हें बॉडी न दिखाई है न बताई है। कभी कोतवाली भेज रहे हैं, कभी चौकी भेज रहे हैं और एमएमजी में लेकर भर्ती कर दिया, कहीं उन्होंने आप नहीं, पर अभी बॉडी का पता नहीं दे रहे हैं कि कहाँ है, कैसा क्या करा है। अब सवाल यह उठता है कि थाने में पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी ने हवालात में फंदा लगा लिया और पुलिसकर्मियों के कानों कान भनक तक कैसे नहीं लगी। शमशेर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
यूपी के गोंडा में आरटीओ के दलालों पर जिला प्रशासन का हंटर चला। दरअसल डीएम के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट वंदना द्विवेदी और सीओ सिटी ने छापा मारकर 10 दलालों को गिरफ्तार किया, एक कंप्यूटर भी जब्त किया। गोंडा जिले के आरटीओ कार्यालय में चल रही दलाली की शिकायत जिलाधिकारी नितिन बंसल को मिली थी, जिसका जिलाधिकारी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद आरटीओ दफ्तर में दलालों जो भोले भाले लोगों से अधिक पैसे वसूल कर दलाली करने का काम किया करते थे, वहीं पकड़े गए। सभी दलालों को 151 में कार्रवाई कर न्यायालय भेजा गया है। ऐसे लोग हैं जो कि खासकर ड्राइविंग लाइसेंस में आम पब्लिक को जो कि पढ़ी लिखी नहीं है उनको गुमराह कर रहे हैं और ऑनलाइन काम के साथ ही उनसे इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि हम बिना टेस्ट के बिना किसी भी प्रक्रिया को पालन कराए उनको लाइसेंस दिलवा देंगे। इस प्रक्रिया कई लोगों ने बताया हम लोगों को, तो हमने जो है वो रिक्वेस्ट की थी जिला प्रशासन से कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए। उस क्रम में आज यहाँ पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर में ज्यादातर आरटीओ कार्यालय में दलाली का यह खेल खुले तौर पर चलता है, जिसको देखते हुए प्रशासन को अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। संभल जिले के सिरसी में स्थित कोविड अस्पताल में चिकित्सा कर्मी कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार देने के साथ ही अवसाद से बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं, जिसमें मरीजों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में 2 कैरम बोर्ड संक्रमित मरीजों को लाकर दिए गए, जिसमें कैरम खेलकर समय व्यतीत किया जा रहा है। इस खेल में चिकित्सा कर्मी भी शामिल होते हैं। संभल के कोविड अस्पताल में डॉक्टर खुद कोविड केयर किट पहनकर संक्रमित मरीजों के साथ खेलते हैं। सुरक्षा के उपाय अपनाने के साथ ही साथ मानसिक तनाव भी कम हो रहा है। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए डॉक्टर नीरज शर्मा ने बताया कि जो मरीज संक्रमण से जूझ रहे हैं और परिवार से दूर हैं, उनको अवसाद की शिकायत होना जाहिर है। इसी क्रम में कोविड अस्पताल में टीम ने काम किया है। 2 कैरम बोर्ड लाकर दिए हैं, जिससे संक्रमित मरीज अपना समय बिता सकें। मरीजों के साथ चिकित्सा कर्मी भी यहाँ खेलते नजर आते हैं। घर से दूर रहने के कारण थोड़ा अवसाद ग्रस्त रहते हैं, तो इसी सभी चीज़ को देखते हुए तरह तरह के प्रकल्प जो है पेशेंट्स के साथ उनका ध्यान बांटने के लिए, उनका टाइम पास करने के लिए और उन्हें घर की याद ना आए, इस तरीके के प्रकल्प किए जाते हैं। तो इसी के क्रम में कल जो है 2-3 कैरम बोर्ड का इंतजाम करवाया गया था। कैरम खेलने से कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों का तनाव कम होता है। जो मरीज परेशान रहते हैं, अब वह कैरम खेलकर अपना समय गुजार लेते हैं। चिकित्सा कर्मियों की यह पहल कोरोना मरीजों के लिए खुशियां लेकर आई है। संभल में खरीदी गई जमीन पर 1.5 साल बाद भी कब्जा न मिलने से परेशान किसान ने गुन्नौर तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय के बाहर पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद होमगार्ड ने उसे बचा लिया। संभल के गुन्नौर तहसील परिसर में उस वक्त हंगामा हो गया जब जमीन पर 1.5 साल बाद भी कब्जा न मिलने से हताश और निराश किसान ने आत्मदाह का प्रयास किया। बजोई के रहने वाले मुनेंद्र के पास ही खड़े होमगार्ड ने समय रहते उसे पकड़ लिया। आत्मदाह की कोशिश करने वाले मुनेंद्र का कहना है कि जमीन पर से कब्जा छुड़वाने के प्रयास में पिछले 1.5 साल से उनसे लेखपाल से लेकर लखनऊ तक कई बार शिकायत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तहसील प्रशासन की ओर से आत्मदाह के प्रयास में किसान के खिलाफ तहरीर दी गई। ये बातों कोई अधिकारी ना सुनो, मतलब किनके पास जाओगे? आप अधिकारियों के पास ही तो जाओगे। अधिकारी सुन नहीं रहे, अधिकारी भ्रष्टाचार है। अभी एसडीएम साहब से कहकर ताकि बात लगाया, मैं एसडीएम साहब मैं आज आत्महत्या दूंगा, मेरी कार्रवाई मानना ना देते हैं तो मानने नहीं देते साहब। मेरी कम से कम अपनी पीड़ा को लेकर मुनेंद्र एसडीएम से मिलने गुन्नौर तहसील पहुंचा था, लेकिन समस्या का हल ना होता देख उसने आत्मदाह का प्रयास किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रशासन का कहना है कि मुनेंद्र जिस 15 बीघा जमीन को लेकर फरियाद कर रहा है, उसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। संभल से राशिद मिर्जा की रिपोर्ट। कानपुर पुलिस विभाग में काम न करने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त 50 साल से ऊपर के आयु वाले पुलिसकर्मियों को विभाग से हटाया जाएगा। ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखी जाएगी। सभी तथ्यों की जांच होगी और आरोप सही साबित होने पर ऐसे पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। आम लोगों के मन में पुलिस को लेकर कैसी छवि है, इसे बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अब यूपी पुलिस अपनी इमेज को सुधारने में जुट गई है और इसके लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। तय किया गया है कि ऐसे पुलिसकर्मियों जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है और वो भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हैं या फिर काम को लेकर लापरवाह हैं, उन्हें सेवा से हटाया जाएगा। इसके लिए हर जिले में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। इसी कड़ी में कानपुर में भी 50 साल के ऊपर आयु वाले पुलिसकर्मियों के कामकाज की जांच स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी हर जनपद में बनाई गई है और ये स्क्रीनिंग कमेटी जो 50 साल के ऊपर के कर्मचारी हैं उनके कैरेक्टर रोल को उनका अध्ययन करेगी और देखेगी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, अनुशासनहीनता के आरोप हैं या जो लोग कार्य में रुचि नहीं लेते हैं, विभाग के ऊपर बोझ बने हुए हैं, केवल तनख्वाह ले रहे हैं, विभाग की छवि को धूमिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और कामकाज में लापरवाही रोकने के लिए सारी कवायद की जा रही है ताकि आम लोगों के मन में पुलिस को लेकर नकारात्मक छवि बनी है उसे सुधारा जा सके। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले जूनियर डॉक्टर के 3 महीने जिला अस्पताल में अनिवार्य सेवा देने के फैसले की कड़ी निंदा की है। ऐसा करके सरकार जनता के बीच वाहवाही लूटना चाहती है, जो ये गलत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अलीगढ़ के प्रेसिडेंट डॉक्टर हमजा मलिक ने विरोध जताया और कहा कि सरकार द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले जूनियर डॉक्टरों को किसी न किसी जिला अस्पताल में 3 माह अनिवार्य सेवा देनी होगी। इस बिल से सरकार की मंशा साफ है कि वह जनता को यह संदेश देना चाहती है कि सरकार अपने गांव-गांव में डॉक्टर भेज रही है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। इससे जूनियर डॉक्टर की ट्रेनिंग प्रभावित होने के साथ साथ मेडिकल कॉलेज का काम मैन पावर कम होने से प्रभावित होगा। सरकार का कहना है कि इससे जूनियर डॉक्टरों को रूरल एरिया में काम के प्रति एक्सपोजर देंगे, जबकि इस प्रावधान से पहले ही मेडिकल कॉलेजों के यूजी और इंटर्न एक्सपोज हो चुके हैं। जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनकी जो है 3 महीने की जो है पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और पीएससी सीएससी जो है उनमें लगनी चाहिए और जो जिन डॉक्टरों की यहाँ पे पोस्टिंग लगेगी उनको जो है डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंट्स के नाम से जो है जाना जाएगा। तो इस जो है प्रोग्राम के ज़रिए सरकार जनता को बेवकूफ़ बनाना चाह रही है कि ताकि वो लोगों को ये बताए कि हमने जो कहा था कि गाँव-गाँव डॉक्टर भेजा जाएगा वो हमने भेज दिया है। सरकार को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बने सीएससी को भी अब हर लिहाज से बेहतर करना होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज संभव हो सके। एक तरफ जहां सरकार यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं के हालात को सुधारने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी चिंतित है। लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए अस्पताल का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं और जो अस्पताल इलाज में लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कार्रवाई करने का आदेश भी शासन ने दिया है। इसी क्रम में कानपुर के जिलाधिकारी लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और जिन अस्पतालों में मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही उन पर कार्रवाई भी हो रही है। कानपुर के कल्याण थाना क्षेत्र में कई ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जो मानकों को पूरा नहीं करते। कई अस्पताल ऐसे भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। कानपुर के जिला अधिकारी के आदेश के बाद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पनकी में स्थित महावीर नर्सिंग होम, कल्याणपुर में सहारा और वेदांता नर्सिंग होम को सीज करने के आदेश दिए गए हैं। जब हमने परीक्षण पाया कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है हमें अस्पताल का, नहीं दिखाया गया मुझे, कोई चिकित्सक नहीं यहाँ मिले और यहाँ करीब 35 मरीज आपने देखा करते हैं जो अलग अलग तरह के हैं। किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी का बच्चा हुआ है, कोई बता रहा है कि अस्पताल द्वारा उन्हें डेंगू बुखार का बताया गया, जबकि हमें उसका रिपोर्ट कोई नहीं दिखाई गया, फिर भी बुखार के मरीज हैं। तो हमने अभी इंस्ट्रक्शन दिया है अपने अधिकारियों को कि तत्काल FIR दर्ज कराएंगे इसकी थाने में जाकर के और संबंधित व्यक्तियों को सुसंगत धाराओं में करके जिसको नियमानुसार अरेस्ट करना है उसको अरेस्ट किया जाए, कार्रवाई की जाए। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल मिश्रा के अनुसार इन अस्पतालों में जांच के दौरान भारी कमियां मिली। यह अस्पताल जरूरी मानकों का भी
पालन नहीं कर रहे थे। अस्पतालों में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। केंद्र सरकार की नीतियों से खफा भारतीय किसान यूनियन और किसानों द्वारा विरोध में पदयात्रा निकाली जा रही। पदयात्रा के दौरान किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर नोकझोंक हुई। प्रशासन ने समस्याओं का समाधान करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। किसानों ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। अलीगढ़ भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आज जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कृषि बिल के विरोध में टप्पल इंटरचेंज से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता किसानों की पदयात्रा शुरू हुई, जिस पदयात्रा में सैकड़ों किसान पैदल व वाहनों से पदयात्रा में शामिल हो रहे थे। जहां टप्पल इंटरचेंज से कुछ दूरी चलकर पुराना माइनर के पास शिव मंदिर के करीब अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने भारतीय किसान यूनियन और किसानों की पदयात्रा को बातचीत करने के लिए रोक लिया गया। किसान जिससे पहले उग्र हो तो हमारा निवेदन सिर्फ यही है कि हम जा रहे हैं सिर्फ डीएम से नीचे हमारी कोई बात ही नहीं होगी। एसडीएम साहब और सीओ साहब, तहसीलदार साहब यहाँ आके अपना समय बर्बाद ना करें, वो अपना समय जनता के बीच में दें, ना कि हमें रोकने में दें। जो सरकार अध्यादेश लाई है, जो किसान विरोधी अध्यादेश है, और चुपचाप न तो कोई बहस हुई लोकसभा में न कहीं राज्यसभा में, चुपचाप लाई है, तो उसके लिए किसानों में आक्रोश है। पुलिस प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के कार्यकर्ताओं की पदयात्रा को रोकने को लेकर पुलिस प्रशासन ने किसानों से नोकझोंक भी हुई थी। किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई नोकझोंक की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अलीगढ़ जिले के तहसील खैर क्षेत्र के एसडीएम खैर और क्षेत्राधिकारी खैर भारतीय किसान यूनियन और किसानों के बीच में पहुंचे। उप जिला अधिकारी से बातचीत करने के बाद जिला अध्यक्ष अनिल पांडे ने 20 सूत्री मांग पत्र उप जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह को सौंपा। इसमें जो स्थानीय समस्याएं हैं जिनका निराकरण तहसील स्तर से या जिला स्तर से होना है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो अब इन्हें एक समय सीमा से विश्वास हो जाता है, वही कहा साहब 15 दिन में करा दिया, हमने कहा करा देंगे। हालांकि प्रशासन द्वारा 10 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन किसानों को दिया गया है, जिस पर किसानों ने 15 दिन में समस्याओं का समाधान न करने पर कलेक्ट्रेट का घेराव करने और 1 अक्टूबर से प्रदेश व्यापी जन आंदोलन किसानों द्वारा किए जाने की बात कही है। झांसी में पुलिस की दबिश के दौरान मौके से भाग रहे युवक की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने जुआ खेलने की सूचना मिलने पर छापा डाला था। झांसी के नवाबाद थाना इलाके में स्थित नगर निगम परिसर में कुछ लोगों के जुआ खेलने की खबर पुलिस को मिली थी। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां भगदड़ मच गई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन भागने की फिराक में आशिक नाम का युवक लिफ्ट के बेस में फंस गया। जब तक उसे निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। खबरों के मुताबिक पुलिस देखकर आशिक भागकर ऊपर चढ़ गया था, जहां से गिरकर उसकी मौत हो गई। मृत के पिता का कहना है कि उनका बेटा टैक्सी चलाता था। उसने घर वालों को किसी पार्टी में बैठे होने की जानकारी दी थी। मौत का अभी हम कुछ पता नहीं चाहेंगे, इसलिए क्या रात के 10:30-11 बजे करीब मेरी बच्चे से बातचीत हुई, माँ से बातचीत हुई, पूछा बेटा तुम इस समय कहाँ हो, तो इसने ये बताया कि हम पार्टी में हैं। रात में सूचना मिली थी उनकी बॉडी वहाँ नगर निगम में इस तरीके से लिफ्ट है वहाँ मिली। इसकी हम लोग अभी जांच करने जा रहे हैं, हम लोग जांच करेंगे इसकी और बाकी जो कार्रवाई है पंचायत पोस्टमार्टम किया और हम लोग अभी जांच करेंगे। जांच के बाद ही हम इसमें अभी कुछ कर रहे हैं। युवक की मौत को लेकर पुलिस के चाहे जो दावे हों, लेकिन नगर निगम परिसर में जुए का खेले जाना कई सवाल खड़ा करता है। प्रश्न ये है कि आखिर पुलिस की नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा था। खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज थाने में 30 अगस्त को पुलिस हिरासत में मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। घटना के 24 दिन बीत जाने के बाद लालगंज थाने में ही तत्कालीन इंस्पेक्टर हरिशंकर प्रजापति, दरोगा जेपी यादव और अरविंद मौर्य सहित कई पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। रायबरेली की लालगंज पुलिस मोहित उर्फ मोनू को चोरी के आरोप में 26 अगस्त को उठा लाई थी। परिजनों के अनुसार पुलिस कर्मियों ने हिरासत में मोहित की जमकर पिटाई की और उसे छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की। परिजनों ने ऊपर तक गुहार लगाई, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार 30 अगस्त को मोहित की मौत हो गई। इस घटना के 24 दिन बीत जाने के बाद अब जाकर आरोपी पुलिस वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
की गई है। इसमें जो आरोप लगाए थे वो गंभीर प्रकृति के हैं और संज्ञेय अपराध से संबंधित हैं, इसलिए इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें निष्पक्ष रूप से विवेचना करवाई जा रही है। पोस्टमार्टम जो उस व्यक्ति का हुआ था उसमें शरीर पे कोई भी चोटें नहीं आई थी और विसरा प्रिजर्व कर लिया गया था। ये सारी बातें विवेचना का विषय है और विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर चोरी का अंदेशा होने पर लालगंज पुलिस मोहित और उसके भाई सोनू को घर से थाने ले आई थी। सोनू को तो पुलिस ने छोड़ दिया मगर मोहित को हिरासत में ही रखे रहा। पुलिस हिरासत में उसकी तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मोहित की मौत हो गई। तब से उसके परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।